पिछली क्लास में हमने सुतिका अवस्था जो सुतिका अवस्था थी हमारी मनोरोग के बारे में पढ़ा था, यानी प्यूरपेरियल जो एज है उसमें मनोरोग के बारे में पढ़ा था। आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मनोविकार जो मनोरोग के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें आगे क्या था कि इन विकारों से जो ग्रस्त महिलाएं होती हैं उनमें नींद का ना आना, यानी महिलाओं में नींद का ना आना, ध्यान में कमी, नकारात्मक लक्षण, आत्महत्या की प्रवृत्ति, भ्रम, बेचैनी, व्यवहार विकार आदि लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं। इन विकारों के उपचार व प्रबंधन में निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं, जैसे रोगी से सजनतापूर्ण ढंग से बात करनी चाहिए तथा उसे जो है वो मानसिक सांत्वना दी जानी चाहिए। अब अवसाद से निजात पाने हेतु इन्हें क्या है वो वेनलाफैक्सिन और फ्लूक्लेसेटिन है और ये जो इमीप्रेमाइन है आदि औषधियों का जो है उपयोग इनको कराया जाना चाहिए। और क्या है वो सिजोफ्रेनिया के उपचार हेतु इनको क्या कराना चाहिए वो क्लोरप्रोमोजीन और थोरिडेजीन और लोपैक्सीपिन और हेलोपेरिडोल आदि औषधियों को निर्धारित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए पढ़ने में थोड़ा बहुत ये हो सकता है तो आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके पढ़िएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बायो के टर्म्स होते हैं तो ये इस तरीके से इसमें लैंग्वेज ही होती है। आप 2-3 बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव के दौरान जो उपयोगी औषधि होती है वो कौन सी होती है। तो पहली है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में क्या होता है, ये इसका उपयोग गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और किस लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीटोसिन, क्या होता है एक हार्मोन है जिसका निर्माण कहाँ होता है वो हाइपोथैलेमस के जो है सुप्रा ऑप्टिक एवं पैरावेंट्रिकुलर में कुलर क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगला क्या है, यह पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है तथा गर्भाशय के जो मायोमेट्रियम है तक पहुंचता है और एवं उसे उत्तेजित कर संकुचन को तीव्र करता है। ऑक्सीटोसिन का जो अर्धायु काल है वो कितना होता है, वो 3 से 5 मिनट का होता है, जबकि प्रभाव इसका जो उत्पन्न होने में लगभग कितना टाइम लग जाता है, वो 20 मिनट का समय लग जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन क्या है वो इन्फ्यूज़न के समय इन्फ्यूज़न रेट का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, यानी इन्फ्यूज़न ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न के समय जो इन्फ्यूज़न रेट है उसका अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीटोसिन दवाओं का उपयोग करते समय विपरीत संकेतों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं जो होती हैं इनका यूज़ कब करते हैं, इनका उपयोग अत्यधिक तनाव के उपचार के लिए किया जाता है। इन दवाओं का उपयोग प्रायः कब करते हैं, प्री क्लैम्पिसिया व क्लैम्पिसिया में करते हैं। वह जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की स्थिति है इसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रमुख एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाएं हैं वो कौन सी हैं, वो मेथिल डोपा हो गई, रेस्प्रिन हो गई, ठीक है रेस्प्रिन हो गई और रेसरपाइन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और प्राजोसिन हो गई, हाइड्रालेजिन हो गई, निफेडिपिन हो गई और निकार्डिपिन हो गई। ठीक है, निकार्डिपिन इंग्लिश में देख लीजिए, निकार्डिपिन हो गई और कैप्टोप्रिल हो गई और एनालाप्रिल हो गई और लिसिनोप्रिल हो गई। ये सारी दवाएं जो है तनाव के लिए यूज़ की जाती हैं। मेथिल डोपा व रेसिपिन जो औषधियों का प्रयोग प्रायः अस्थमा पीड़ित रोगी जो होते हैं इनमें नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है पीड़ानाशक में कौन कौन सी आती हैं। तो प्रसव के दौरान इन दवाओं का उपयोग जो है वो स्थानीय दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख जो उपयोगी दर्द निवारक दवाएं हैं जैसे पैथिडीन हो गई, मेप्टाजिनोल हो गई और पेंटाजोसिन हो गई, डाइजीपॉन हो गई, डेमेरॉल हो गई आदि, ये सारी दवाएं जो हैं वो यूज़ होती हैं। डाइजीपॉम का उपयोग क्या करते हैं, अपरिपक्व या समय पूर्व प्रसव के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। इन दवाओं के प्रबंधन संबंधी रिकॉर्ड रखना चाहिए एवं इनके साइड इफ़ेक्ट नोट करना चाहिए। इन दवाओं का उपयोग निर्धारित प्रारूप के अनुसार करना चाहिए तथा इनके जो अत्यधिक उपयोग हैं इससे भी बचना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन सी दवाएं हैं और किस स्थिति उत्पन्न करने वाली दवाइयाँ जो हैं वो निश्चेतक कहलाती हैं। निश्चेतक औषधि के रूप में 1% लिग्नोकैन और एड्रीनलिन, ठीक है एड्रीनलिन और जाइलोकैन और बुपीवेकैन की जो है 5 से 10 ml मात्रा उपयोग में जो है वो उपयोग में लानी चाहिए, यानी उपयोग इनका किया जाना चाहिए।
देखिए इनके जो नाम हैं ये थोड़ा पढ़ने में टफ हो सकते हैं, तो आप मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, आप इसको देख के 1-2 बार अपने आप से भी इसको बोलिएगा, ठीक है। अगला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं यह औषधि शरीर में रोग कारक के गुणन एवं विषाक्तता को रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। सामान्यतः इनका जो उपयोग है वो रोगी में संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन होती है और इरिथ्रोमाइसिन होती है और जेंटामाइसिन होती है, इमिकासिन होती है आदि जो प्रमुख उपयोगी एंटीबायोटिक जो है वो औषधि हैं। गर्भावस्था के दौरान क्लोरिम्फेनिकोल और मेंड्रोनीडाज़ोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन आदि औषधियों का जो उपयोग है जहाँ तक संभव हो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, वंध्यता दिया गया है यानी इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में समझते हैं। यदि गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग नहीं करते हुए एवं लैंगिक जनन करते हुए कोई युगल 12 माह तक गर्भधारण नहीं कर पाता है तो यह स्थिति जो होती है ये इनफर्टिलिटी की कहलाती है। वंध्यता की स्थिति के लिए पुरुष या महिला या दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। मेल्स में इनफर्टिलिटी के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल व थायराइड ग्रंथियों में विकार हो, डायबिटीज मेलिटस या सिलिएक रोग हो, गुर्दा जो है वो निष्क्रियता आदि, ठीक है, या वृषणों में चोट अथवा हाइड्रोसील का होना या योनि में शुक्राणुओं का सही स्थानांतरण ना होना या जो है स्खलन संबंधी विकार होना। महिलाओं में इनफर्टिलिटी के निम्न कारण कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल व थायराइड ग्रंथियों में विकार हो या डायबिटीज मेलिटस हो या सिलिएक रोग हो या फिर गुर्दा निष्क्रियता या फिर मोटापन हो, ये सारी समस्याएं भी होती हैं। अगला है अंडाशय यानी ओवरी में गांठ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम PCOS के नाम से जानते हैं। ये सारी समस्याएं जो है वो महिलाओं में हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है वो फैलोपियन ट्यूब में बाधा हो गया या गोनोरिया या फिर पेरिटोनाइटिस रोग हो गया या फिर संक्रमण, किसी प्रकार का संक्रमण आदि हो। वीर की बात करते हैं मगर सीमन संबंधी अनियमितताओं की स्थिति में सहायक प्रजनन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। IUI, ठीक है, ICI और GIFT, DI आदि प्रमुख जो है वो सहायक प्रजनन विधियां होती हैं जिनके द्वारा प्रजनन किया जा सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे इसमें कौन कौन सी हैं। IVF की अगर हम बात करें तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी तकनीकी में क्या होता है, तकनीक में निषेचन की प्रक्रिया एक विशेष पात्र में संवर्धन माध्यम में संपन्न किया जाता है। निषेचन के 3 से 5 दिन बाद इसे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गर्भावस्था पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होता है। तो IVF की प्रक्रिया जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के ज़रिए ही, ठीक है, संपन्न होती है, ठीक है। ये है हमारी IVF का प्रोसेस। अगला देखते हैं। अगला देखिए सैरोगेसी होता है। इस सैरोगेसी से तात्पर्य होता है किराए पर कोख लेना। इसमें महिला के गर्भधारण के अयोग्य होने की स्थिति में पुरुष से स्पर्म और महिला के ओवम जो होता है को प्राप्त किया जाता है तथा IVF द्वारा निषेचन क्रिया संपन्न कराई जाती है। तत्पश्चात भ्रूण को अन्य महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। शिशु के जन्म होने पर इसे माता पिता को सौंप दिया जाता है। शिशु को जन्म देने वाली जो महिला जो सरोगेट होती है वो जो है सैरोगेट मदर कहलाती है, जो जन्म देती है। सैरोगेसी के लिए कानूनी मान्यता आवश्यक होती है। सैरोगेट जो मदर होती है उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। देखिए पहले ये विदेशों में था, इंडिया में नहीं, लेकिन अब इंडिया में भी। आपने एक मूवी देखी होगी मिमी मूवी, जो है कृति की जो मूवी है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी सैरोगेट मदर बनती है। तो अगला इसमें देखते हैं क्या है, गर्भावस्था संबंधी जो विकार हैं एवं उनका उन्मूलन कैसे होता है, ठीक है। कब्ज की बात करते हैं तो गर्भावस्था के दौरान महिलाएं जो हैं वो सामान्यतः कब्ज से पीड़ित रहती हैं। इसके कुछ सामान्य उपचार साधन जो है वो निम्नलिखित हैं, जैसे 1 से 2 गिलास जूस सहित कम से कम 8 गिलास पानी पिएं और अपने भोजन में अनाज एवं फाइबर वाले कच्चे फल व सब्जियों की मात्रा जो है वो अधिक शामिल करें, यानी अधिक मात्रा में शामिल करें। नियमित व्यायाम करना चाहिए, सैर करना चाहिए यानी टहलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। व्यायाम की अच्छी शैली है, ठीक है, यानी व्यायाम जो है ये व्यायाम की अच्छी शैली है टहलना, और इससे पेट साफ रखने में भी क्या है वो सहायता मिलती है।
सामान्य उपचार के बाद भी यदि समस्या का निवारण ना हो तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए। दांत व मसूड़ों संबंधी जो है वो बीमारी देख लेते हैं। गर्भावस्था में गर्भिणी होती है, जो महिला होती है, गर्भवती महिला जो, उसके दांतों व मसूड़ों से संबंधित रोग होने की समस्या क्या है वो बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण जो है वो कैल्शियम का अभाव होता है। ऐसी अवस्था में कई स्त्रियां मिट्टी, राख व चाक खाने लगती हैं, जो कि अनुचित है। गर्भावस्था में दंत विकार से निवृत्ति के लिए सुबह व रात्रि में क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। फिटकरी को पानी में घोलकर कुल्ले करना चाहिए। मिचली एवं वमन आने पर क्या करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं का जी मिचलना एवं उबकाई आना एक सामान्य समस्या है। ऐसी समस्या प्रायः सुबह के समय होती है। ऐसी समस्या में महिला को क्या करना चाहिए? प्रातःकाल भुने चने या बिस्कुट आदि सेवन करना चाहिए मॉर्निंग में, और नींबू की सिकंजी से इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। 8 सप्ताह बाद ऐसी समस्या होने पर 8 सप्ताह बाद भी ऐसी समस्या अगर है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, परामर्श लेना चाहिए। छाती में जलन की समस्या भी हो सकती है। ऐसी समस्या प्रायः गर्भावस्था के दूसरे व अंतिम तिमाही में होती है। उसके उपचार हेतु निम्नलिखित उपाय लाभकारी होते हैं। एक ही बार अधिक मात्रा में भोजन लेने की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा 5 से 6 बार खाएं। वायु विकार पैदा करने वाले मसालेदार व चिकनी पदार्थों से बचना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। बहुत गर्म या ठंडा तरल पदार्थ नहीं लेना चाहिए। शराब या सिगरेट से बचना चाहिए, क्योंकि यह जो है गर्भिणी तथा गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। प्रसव जटिलताओं की अगर हम बात करते हैं तो प्रसव या जन्म से संबंधित जटिलताएं अल्प अवधि या लंबे समय के लिए हो सकती हैं। ये जटिलताएं माता या भ्रूण को लेकर हो सकती हैं तथा माता या भ्रूण अथवा दोनों के लिए भी घातक साबित हो सकती हैं। अब प्रसव या जन्म से संबंधित जो जटिलताएं हैं वो निम्न प्रकार है, जैसे जो है प्रीमेच्योर प्रसव यानी कि अपरिपक्व प्रसव और गर्भनाल से संबंधित समस्याएं, बच्चे की गलत स्थिति जैसे नितंब प्रसूति, कंधे ना निकलने के कारण बच्चे के जन्म में रुकावट या डिस्टोकिया, जन्म की चोटें यानी बर्थ के टाइम जो उनको चोटें लग जाती हैं। 37वें सप्ताह से पहले ही प्रसव की संभावना को अपरिपक्व जो है प्रसव कहते हैं। इसमें निम्नलिखित लक्षण शामिल हैं। देखिए, पीठ के निचले भाग में दर्द और दबाव, नितंबों पर क्या होता है वो दबाव, और योनि से पानी जैसा गुलाबी अथवा भूरा स्राव होना, महामारी जैसे क्रैम्प्स, घबराहट, डायरिया या बदहजमी होना, योनि के जो मेम्ब्रेन है का फटना यानी रज्जु भ्रंश जो है वो गर्भनाल की असामान्य स्थिति से संबंधित आपातकाल की स्थिति है। यदि भ्रूण की झिल्ली क्या है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हो एवं शिशु के प्रस्तुति भाग के साथ गर्भनाल भी दिखाई दे रहा हो तो यह स्थिति क्या है वो रज्जुभंश की कहलाती है। इस स्थिति में तुरंत डिलीवरी की जानी चाहिए तथा इसके लिए सिजेरियन डिलीवरी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। गर्भाशय का उल्टापन प्रसव की तृतीय अवस्था में उत्पन्न होने वाली जटिलता है, जिसमें गर्भाशय अंदर की ओर जो है वो मुड़ जाता है। इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है वो रक्तस्राव या हीमोरेज है, जिसकी मात्रा कितनी होती है वो 800 से 1800 मिलीलीटर तक होती है। ऐसी अवस्था में प्रसव प्रारंभ होने के पूर्व रोगी की रक्त जांच की जानी चाहिए तथा प्रसव के दौरान जो अपरा है यानी जो प्लेसेंटा है इसके निष्कासन के पश्चात इसको जो है ये दवा दी जानी चाहिए। जन्म से जुड़े चोटों में प्रायः जो है प्रत्यक्ष चीरे और एपिजियोटमी शामिल होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम। ऊतक में कट लगना और श्रोणि के ढांचे की तंत्रिकाओं को नुकसान आदि 1 अनुपात से अधिक हो जाए तो अन्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाना, मलमूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण ना रहना और यौन रोग आदि। प्रासविक ऑपरेशन क्या होते हैं? देखिए, गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान असमानताओं व जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती स्त्री और उसके शिशु के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु कई तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे सिजेरियन सेक्शन हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें गर्भाशय को चीरकर शिशु को सुरक्षित निकालना सिजेरियन सेक्शन या फिर सिजेरियन ऑपरेशन कहलाता है। यह ऑपरेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामान्य प्रसव नहीं कराया जा सकता है, जैसे गर्भाशय मुख क्या है वो अवरुद्ध होना, गर्भाशय में शिशु की तिरछी स्थिति या पैर के बल होना। कभी कभी सिजेरियन ऑपरेशन में खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, विशेषकर तब जब ऑपरेशन के बाद स्त्री की जो है ठीक से देखभाल ना की गई हो। फॉरसेप्स डिलीवरी क्या होती है? देखिए, फॉरसेप्स डिलीवरी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। सामान्य प्रसव न होने की स्थिति में एक प्रकार के यंत्र जिसको हम सड़सी बोलते हैं से प्रसव कराया जाता है, जिसे प्रसव सड़सी या फिर ऑब्स्टेटिकल फॉरसेप्स कहते हैं, ठीक है। इसमें सड़सी की सहायता से शिशु का सिर आसानी से पकड़कर बाहर निकाला जा सकता है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, यह एक
जो है सेक्शन ट्रैक्शन विधि है, जिसे 1954 में स्वीडन माल्म स्टोरम ने शुरू किया था। इसमें एक कफ के आकार का औजार लेकर बच्चे के सिर पर फिट किया जाता है, फिर मशीन द्वारा उसमें से हवा निकालकर कप की सहायता से बच्चे को सिर की तरफ से बाहर निकाला जा सकता है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वो वैक्यूम ट्यूब का जो यूज़ करता है वो यही प्रोसेस है, ठीक है। वो देसी तरीके से होता है, लेकिन उसी तरीके का ये एक यंत्र होता है। अगला है सिम्फिजियोटमी, ठीक है। सिम्फिजियोटमी में क्या होता है? यह ऑपरेशन ऐसी स्थिति में किया जाता है जब थोड़ी सी सिफेलो श्रोणि विषमता हो और सिजेरियन सेक्शन करने की सुविधा ना हो। अगला है एपिजियोटमी। यह लेबर की दूसरी अवस्था होती है। इसके समय जो ये लेबर की जो दूसरी अवस्था के समय स्त्री के जो पेरिनियम है भाग पर जानबूझकर लगाया जाने वाला चीरा है। इसका उपयोग प्रायः सामान्य प्रसव को आसान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने पूरे टॉपिक को जो भी घटना चक्र में दिया हुआ है और भी जो बुक में दिया हुआ था लगभग इसी से मिलते जुलते टॉपिक थे, इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने वो कंप्लीट करा दिया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जो मैं सीरीज़ करा रही हूँ घटना चक्र वाली, उसके मैंने 4 या 5 वीडियो डाले हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इसके सारे करा दूंगी। आप इसको तब तक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, और आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी इससे मोटिवेट हूँ, ठीक है।